दे यू नो दे दे आर ट्राइंग टू लेजिटिमाइज ये चीज के जो 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 ये एक्टर्स हैं, जो ये स्टेट एक्टर्स हैं, दे आर कंडक्टिंग टेररिस्ट एक्ट। दे आर ट्राइंग टू लेबल दीज लीडर्स एज टेररिस्ट। कुछ कंटेक्स्ट में तो ये लीडर्स थे भी जिन्होंने ये ऐसा कंडक्ट किया, ऐसे ऐसे इवेंट्स कंडक्ट किए। तो इस लेवल पे जो वेस्टर्न जो एकेडमिया है, उन्होंने भी कोशिश की कि इनको लेबल करके, इनको टेरर स्टेट लेबल करके जो है ये वॉर जो है इसको लेजिटिमाइज किया जाए, और इसको इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि जब हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक 9/11 की जो सिचुएशन है, तो उसमें तो नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, नॉर्मल जो मुस्लिम सिटीजन्स थे, यूएस में जो रह रहे थे, यूरोप में जो रह रहे थे, उनको भी टेररिस्ट बोल के उनको लेबल कर दिया जाता था। तो ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी उस टाइम की। ओके। तो जो मालिनोवस्की की जो डेफिनेशन है, लाइक आर्म्ड कंफ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, और फिर उनकी एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री फोर्स होती है, तो उसके नाम के हिसाब से याद रखो। और इन जनरल भी जो वॉर है, लाइक जो दो पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में उसको माना जाता है, और उसमें एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री फोर्स होती है, उसकी एक डेक्लेरेशन होती है, और वो एक नेशनल पॉलिसी, एक नेशनल परसूट के लिए होती है। क्लॉजविट्ज ने भी लाइक वॉर को डिफाइन किया था दैट इट्स अ पॉलिसी, इट्स अ परसूट ऑफ पॉलिसी बाय अदर मीन्स। तो इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरकोर्स विद एन मिक्सचर ऑफ अदर मीन्स। तो लैंग्वेज अलग है, वही बात है, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट ऑल्सो। कर्सर गायब हो गया कहाँ पे, स्लो 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 या। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट इज क्विंसी राइट। और बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आई टेल यू कितना कितना पढ़ना है। जैसे हम वॉर पढ़ रहे हैं, तो हम फिर कन्फ्लिक्ट एंड पीस में जाएंगे। क्विंसी राइट का जो काम है, लाइक मैं पहले पुराने समय पे यही सोचता था कि लाइक शी इज अ फीमेल, बट ही इज अ गुड स्कॉलर, एंड ही इज अ वेरी सीनियर स्कॉलर इन वॉर एंड टेररिज्म। तो कंसी राइट बोलते हैं कि जो वॉर है, जो इट इज बेस्ड ऑन डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक ऑन एंड प्रोपेगेंडा फ्रंट्स। तो वॉर को उन्होंने जो डायमेंशन है, उन्होंने उसको इसको इंक्रीज करके उसको उसमें डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स और प्रोपेगेंडा, लाइक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भी इंक्लूड किया। और मिलिट्री फ्रंट तो था ही। तो उन्होंने बोला जो आर्ट ऑफ वॉर है, वो ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करती है, लाइक इन सभी एलिमेंट्स को मास्टर करके जो है वो जीत हासिल की जा सकती है। तो लेकिन अगर वो अपने जो जो अगर वो जो अपना जब अपना लाइक एक आर्गुमेंट में जब इसको नैरो डाउन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो ये आर्ट है, ये लाइक मिलिट्री एक्सपेक्ट में इसको कन्फाइन कर सकते हैं हम। ब्रॉडर जो गोल है, लाइक इफ यू सी दैट के जो ब्रॉडर गोल है वॉर का, वो लाइक अगर देखें तो फाइनली जो है उसके लिए हमें ट्रूप्स मोबिलाइज करने ही पड़ते हैं। ठीक है, लाइक you can carry on the some psychological warfare, नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए, या फिर किसी दूसरी की सरकार गिराने के लिए। लेकिन एट द एंड अगर आपको कोई लाइक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट कोई अगर नेशनल पॉलिसी या नेशनल परसूट अगर हासिल करना है, तो यू हैव टू डिप्लॉय द मिलिट्री। Organization, discipline, and maintenance of morale of the armed forces, invention, development, and all sort of things. You have to read. You can read that. Next, we will move towards causes of war. So, he classifies that causes of war under four dimensions: political, economic, social, and psychological. तो Kunsirite points out that कि जो like जो वॉर है, उसको हम पॉलिटिकल पॉलिटिको यानी पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल एंगल, जूरो यानी जो जुरिस्डिक्शन वाली बात है, आइडियोलॉजिकल, सोशियो रिलीजियस, साइको इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब ये सारे इश्यूज जो है वो वॉर के कॉजेज हो सकते हैं। मार्क्सिस्ट क्या बात करते हैं? मार्क्सिस्ट बोलते हैं, अगर लाइक एज पीपल से दैट मार्क्स इज एवरीवेयर एवरीवेयर,
Karl Marx is everywhere. तो रूट ऑफ वॉर क्या है? ही सेज दैट जो कैपिटलिज्म है या इंपीरियलिज्म है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ वॉर। और लाइक ही लाइक ही लेटर ऑन ही सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बताते हैं वॉर्स के बीच में, दैट दे आर इंपीरियलिस्टिक वॉर, दे आर रेवोल्यूशनरी वॉर एंड देयर आर वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन। जो अदर एंगल्स हैं लाइक साइकोलॉजिकल कॉजेस हैं, स्ट्रेस है, आई एम नॉट एबल टू, आई टेक अ ब्रेक 1 मिनट का। सो जो जो वॉर है, तो लाइक अगर डिफरेंट कॉजेस की तरफ हम जाएं, साइकोलॉजिकल कॉजेस है, स्ट्रेस है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, तो वो नेशनल लेवल पे जो है वो होनी चाहिए, और उसकी वजह से जो लाइक नेशन स्टेट्स हैं जो वॉर पे चले जाते हैं। कॉजेज ऑफ वॉर है वो लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी भी की वजह से भी वॉर लड़ी जाती हैं। और उसमें जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी वॉर है वो लड़ी जाती है। जैसे टेरिटरीज हैं, आइडेंटिटी है, और इवन दो जो सर्वाइवल है जो नेशन स्टेट का, उसके लिए भी लाइक वॉर है वो लड़ी जाती हैं। कन्वीनियंस के लिए हम वॉर को लाइक एक कॉजेज ऑफ वॉर को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 3 लेवल पे हम उसको पढ़ सकते हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लाइक बेसिक सा बताऊंगा कि सिस्टम लेवल कॉज है, स्टेट लेवल कॉज है, इंडिविजुअल लेवल कॉज है। स्लाइड्स हैं इसकी लाइक, लेकिन आई गो ऑन डिफरेंट तरीके से इसको बताऊंगा मैं। सिस्टम लेवल, स्टेट लेवल, एंड दैट्स ज्यादा डेप्थ नहीं है। हमने थोड़ा पहले बात कर ली उसकी, जस्ट वॉर की। जस्ट वॉर लाइक इसमें जो वॉर एंड टेरर को जस्ट वॉर के उस पर भी ये लोग जस्टिफाई करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट, पहले सिस्टम लेवल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो जो सिस्टम लेवल एनालिसिस है, वो जो टॉप डाउन जो अप्रोच है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, लाइक सबसे पहले लाइक जो स्टेट है और नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट एक जो लाइक एक जो एक स्ट्रक्चर है उसमें ऑपरेट करते हैं, लाइक ग्लोबल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, एंड जो सारे फ्यूचर्स हैं लाइक ये सारे फ्यूचर्स मिलके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो ये लाइक जो है तो ये सारे जो हैं ये एक सिस्टम जो है वो ये एक सिस्टम कंट्रीब्यूट करते बनाते हैं। अ, ये जो लाइक जो अगर हम मेजर डायमेंशंस की बात करें, आई टेल यू कौन से मेजर डायमेंशंस की बात हो रही है। अ, जैसे 4 फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम जो है एक, वो कोई भी सिस्टम हो सकता है, इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अगर इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, देश, हमारे देश की बात करते हैं हम पहले, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला फैक्टर वो हो गया। दूसरा, जो पावर रिलेशनशिप्स हैं मेंबर्स के बीच के विद इन द सिस्टम, वो दूसरा फैक्टर हो गया। इकोनॉमिक रियलिटीज जो हैं
सिस्टम के बीच में। और चौथा जो फैक्टर्स है, नॉर्म्स एंड कन्वेंशन, जो कि जो जो एक्टर्स के बिहेवियर को गवर्न करते हैं सिस्टम में। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम थोड़ा डेप्थ में बात करें तो जो सीपीआर है, सॉरी, सिविल प्रोसीजर जो कोड है, फिर आईपीसी है, जो इंडियन पिनल कोड है, फिर पर्सनल लॉज हैं, हर रिलीजन के, हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो ये सारे जो है नॉर्म्स एंड कन्वेंशन जो है, ये जो लाइक जो एक्टर्स का बिहेवियर है उसको गवर्न करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, नॉट गोइंग टू डिस्कस। हाँ, अनार्की की बात करूंगा इंटरनेशनल सिस्टम में, कि जैसे जो हम अभी हमने बात की कि जो कॉजेज हैं, कॉजेज की बात की हमने। अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की हम डिस्कस करने जाते हैं, तो ऐसे कोई लॉज हैं, ऐसे कोई कन्वेंशंस हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम को गवर्न करते हो? एनीथिंग ऑन दैट, आप लोगों को पता हो तो बताइए प्लीज। सर रिपीट कीजिए। आई एम सेइंग दैट कि ऐसे कोई लॉज हैं, ऐसे कोई कन्वेंशंस हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम को या इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको गवर्न करते हो, ऐसा कुछ है? सर रियलिस्टिक व्यू से इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक, एंड आइडियल व्यू से आप मेनी इंस्टीट्यूशन है जो वुड्रो विल्सन का जो है यूएनओ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किया था, और लिबरल व्यू में भी इतना है, जो इंस्टीट्यूशन है, मार्केट है, तो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। एनीथिंग अदर देन दैट? सर यस, गो अहेड। आइडियल और लिबरल जैसा कि अभी उन्होंने बताया है, तो दोनों चीजें तो सेम हो गई ना? आइडियलिज्म इज डिफरेंट एंड लिबरलिज्म इज डिफरेंट। कैसे? जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म इज इमेजिन अ यूटोपियन वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें लाइक जो जो मॉरल वैल्यूज की बात है वो आती है आइडियलिज्म में, एंड यूनिवर्सल मोरालिटी का क्वेश्चन आता है आइडियलिज्म में। लिबरलिज्म इज समथिंग डिफरेंट, लाइक लिबरल वैल्यूज आर डिफरेंट, जो कॉपरेशन की बात करते हैं उसमें मॉरल वैल्यूज का क्वेश्चन नहीं है उस कंटेक्स्ट में। और लिबरल जो है वो कॉपरेशन इस कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि लाइक हम नॉर्म्स डेवलप कर लेते हैं, हम कन्वेंशन डेवलप कर लेते हैं और हम इस तरीके से कॉपरेट करेंगे। लेकिन आइडियलिज्म डजंट गो दैट फार। सर ओपन ओके सर। मार्केट इकोनॉमी एंड इंडिविजुअल जो स्टेट है उसका ज्यादा पीपुल्स के ऊपर ज्यादा क्या बोलता है उसका इम्पैक्ट नहीं होता। ये तो लिबरलिज्म में भी आता है, और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, ये टोटली लिबरलिज्म में आता है। और आइडियलिज्म में, ये आइडियलिज्म में जो आता है यूटोपियन, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, लेकिन दोनों तो थोड़ा सा एक भी है, एक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिमिलरिटी भी है। सर इसका जो आंसर था वो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक लॉ है, या मतलब जिसकी वजह से सारे स्टेट्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वो हम बात कर सकते हैं ट्रेड और सिक्योरिटी की। मतलब हो सकता है जिसकी वजह से सारे देश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहता You both are talking about economic interdependence. Like I agree that like economic interdependence is a huge thing, and लेकिन I'm also talking about political interdependence here. How political interdependence is related in that context? बोलिए सर बोलिए। आई सर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक,
एंड G7 G20 जो नेशन के अंदर जो कोऑपरेशन है, इंटरडिपेंडेंस है, ये क्या तो टोटली लिबरलिज्म में पड़ता है। यू और इसमें क्या आस्किंग क्वेश्चन? आइडियलिज्म का, या इसमें क्या आइडियलिज्म का कोई कुछ नहीं है? Idealism, I briefed initially. Idealism doesn't talk about uh, uh, that कि like trade and economics के बारे में तो idealism बात करता ही नहीं है। Idealism is a political philosophy in which there is a conversation on morality. There is a question of morality, universal morality. Like there should be human values. There should be people to people interlinkages. But they don't talk about trade and security. Trade and security is brought by initially by liberal, and it was later taken on a great level to neoliberal institutionalism. So दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है फिर आइडियलिज्म जब लिबरलिज्म नियो लिबरल तक पहुंच जाता है ना, तो फिर वो कम्प्लीटली एक तरीके ना अटैक डिसअटैक हो जाता है वहां पर। फिर जो कैपिटलिज्म है एंड जो मॉडर्निटी है एंड जो जो लाइक जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं। एंड फिर बाकी जो वैल्यूज जो आइडियलिज्म की हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं उससे। लाइक जो जो लिबरलिज्म का जो बेस है, जिसके जिसके ऊपर बिल्डअप होता है, दैट इज आइडियलिज्म। बट अगर इन 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 अगर एक होल लेवल पे देखें, दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट फिलोसफीज। जो सर लाइक अगर रियलिस्ट हाँ, गो हेड। सर रियलिस्ट ने तो लिबरल वालों को आइडियलिस्ट बोला था ना। दे कॉल देम आइडियलिस्ट, क्रिटिक करने के लिए दे कॉल देम आइडियलिस्ट के दे टॉकिंग अबाउट यूटोपियन वर्ल्ड। लाइक अगर यू कैन अच्छा यू कैन सी दैट के यू कैन अगर एक बड़ा सेट बनाते हैं हम, ठीक है, हम लिबरल्स का हम एक बड़ा चक्कर बनाते हैं, तो आइडल्स उसमें फिट हो सकते हैं, मतलब उस चक्कर में आ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज से। लेकिन अगर हम डेप्थ में देखेंगे तो जो लिबरलिज्म है वो कंप्लीटली डिफरेंट कंटेक्स्ट में बात करते हैं। जैसे वुडरो विल्सन को ही लिबरल आइडलिस्ट बोला जाता है, लिबरल आइडलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि ये जो उसकी थ्योरी बिल्डअप आइडलिज्म पे कर रही है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट लिबरल आइडियाज, ट्रेड एंड सिक्योरिटी की। आई होप आई एम क्लियर है। सर लिबरल रियलिस्ट भी हो सकता है क्या, या नहीं लिबरल नहीं मार्क्सिस्ट? लिबरल 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 रियलिस्ट नहीं हो सकता, ना लिबरल मार्क्सिस्ट हो सकता। जान ले लेंगे मार्क्सिस्ट अगर ऐसा कुछ सुन लिया ना उन्होंने कभी कि लिबरल मार्क्सिस्ट, या दे हैव। सर लिबरल डेमोक्रेट तो होता है ना? हाँ, लिबरल डेमोक्रेट्स, लिबरल डेमोक्रेट्स, ओके। लिबरल डेमोक्रेट्स लाइक जो लाइक कांग्रेस जो आइडियोलॉजी फॉलो करती है ना, लिबरल डेमोक्रेट की आइडियोलॉजी फॉलो करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी आज के टाइम की, लाइक जो नेहरू के टाइम पे दे फॉलोड अ सोशलिस्टिक फिलोसफी, social welfare socialism they followed पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरू के टाइम तक। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली चेंज होती गई, और फिर वी सॉर्ट ऑफ जब ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं ना, जो शायद पीवी नरसिम्हा राव सर के टाइम पे आए हैं, तो 1992 में एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद से कांग्रेस सॉर्ट ऑफ चेंज कंप्लीटली डिफरेंट स्टांस। जैसे जब 1970 से लेकर 1985 तक जैसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे रशिया के साथ, तो वी सॉर्ट ऑफ फॉलोड दैट सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक जो फिलोसफी है, और जो जो पॉलिटिकल फिलोसफी भी एक कंटेक्स्ट पे जो है इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की है। एंड थोड़ा अथॉरिटेरियनिज्म भी रहा है उसमें। तो मिक्स से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलोसफी फॉलो की है उस टाइम पे हमने।
वेलफेयर स्टेट तो रहा है, वेलफेयर स्टेट तो बहुत लाइक शुरू से ही हमारा एक कंसेप्ट रहा है, टू गेट यू नो जो लाइक जो पैसा है लोगों तक पहुंचे, ग्राउंड रूट्स तक पहुंचे हैं। लेकिन लाइक जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद है, वो हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ हमने एक शिफ्ट किया और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमिक फिलोसफी हमने फॉलो की है। वेलफेयर स्टेट भी है, हम फॉलो करते हैं, एंड कैपिटल भी हम फॉलो करते हैं। तो दैट्स इकोनॉमिक, थोड़ा इकोनॉमिक कोर में चले जाएंगे हम अगर हमने स्टार्ट किया। तो ओके, हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे थे, हम अनार्की की बात कर रहे, तो इंटरनेशनल सिस्टम एक अनार्की है, और उसमें कोई ऐसे जो लाइक रियलिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी कोई कोई कन्वेंशंस एंड लॉज नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और है जो इम्पोर्टेंट है देना, वो है सैमुअल हंटिंगटन का। सैमुअल हंटिंगटन की बात हो रही है, अलग अलग जगह बात होगी, और क्वेश्चन भी रक्षंडा, क्वेश्चन किस तरीके से आया था इस बार? सर जो उन्होंने 8 स्टेट्स वो शायद डिवाइड किया था ना 8 सिविलाइजेशंस, पार्ट में, तो उससे सिविलाइजेशंस, रिलेटेड। हाँ जो सर, उससे सर सिविलाइज, उन्होंने रिलेटेड। जो हाँ हितेश बताओ। सर उन्होंने जो रीजन डिवाइड किया था, जिसमें कौन कौन से रीजन को कवर किया, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सिविलाइजेशंस सिविलाइजेशन बताइए कि रीजन्स बताए हैं, मतलब कौन से रीजन्स हैं? कौन कौन से रीजन से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई, ये पूछा गया था सर एग्जाम में। हम्म, उन्होंने मतलब अपनी बुक्स में कौन कौन से रीजन कवर किए हैं, इस तरह से आया था क्वेश्चन। हम्म, सर वो उन्होंने कुछ 6-7 रीजन का नाम दिया हुआ था, वो सिलेक्ट करने थे कि कौन कौन से उसमें ऐड हैं या नहीं है, जो उसने मतलब दिए थे सिविलाइजेशन के। और कोई बताएगा कुछ क्वेश्चन कैसे आया था उस पे? हाँ हितेश। सर एक बार रिपीट करेंगे क्या, आपने मैं क्या ये पूछ रहा था कि कुछ और मतलब इसका बताएगा कि लाइक क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लाइक देखना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे दो तरीके से हम इनकी लाइक उन्होंने एक और आती है सर, इनकी जो थियरी है ना, क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की जो थियरी है, ये एक बार पूछा गया है इससे पहले। इनकी बुक्स के नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब ये बुक्स किसने लिखी है, इस तरह से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैच दी फॉलोइंग में भी इनको कई बार पूछा जाता है कि इनकी बुक्स कौन सी है, फिर ये किस थियरी से बिलोंग करते हैं, या इन्होंने किस तरह से दिया हुआ था। इससे भी सर एक मतलब इन्होंने जिस तरह से वॉर के बारे में बात किया था, जनरली जैसे हम देखते हैं कि वॉर को जनरली हम दो उस पर बात करते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से सिविलाइजेशन को इसमें ऐड किया था, या फिर एक निर्जातीय जो मतलब कहना चाहिए कि जो सिविलाइजेशन है उसके कारण जो आगे की जो वॉर होगी, वो कहीं कहीं इसके एक कारण हो जाएंगे। तो इन्होंने मतलब स्टेट्स को काउंटर करते हुए इन्होंने कहा था कि जो सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे एक वॉर के कारण बनेंगे, इस तरह से उन्होंने कहा था। राज्य न होकर के जो आगे की जो वॉर होगी, वो जो उस राज्य को न लेकर के सिविलाइजेशन के लेकर सिविलाइजेशन को लेकर के आगे की जो वॉर होगी वो होगी, इस तरह से उन्होंने कहा था सर। अब उनकी जो बुक है उनको ये आगे मतलब इस तरह से बताया जाता है। जनरली इनको पॉलिटिकल साइंस में मेनली कवर किया था, आईआर में भी जो रहता है उनको मतलब काफ़ी वैल्यू दी जाती है इनकी जो थियरी है क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन को। तो एक काम सभी के असाइनमेंट में ये है कि जो सैमुअल हंटिंगटन की जो बुक है, उसमें उसने कौन सी सिविलाइजेशन की बात की है, ठीक है, और उसने मेरे ख्याल से सात सात की बात की है या आठ की है, 7 की है, और 8 की है। 8 की। तो उन 8 सिविलाइजेशन के नाम, और उन 8 सिविलाइजेशन में आज के टाइम पे कौन सी हर सिविलाइजेशन में कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हो सकती है,
ये चीज आप लोगों ने ये असाइनमेंट में काम करना है, ठीक है। तो जो सैमुअल हंटिंगटन की जो थीसिस है लाइक क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की, वो एक सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव है वॉर का। वो कैसे सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव है वॉर का, ही सेज दैट के लाइक उसने स्टेट को तो ब्लेम नहीं किया, यहाँ से स्टेट से तो ऊपर उठ गया वो। तो उसने लाइक उसने बोला है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं, तो वो जो स्टेट लेवल एनालिसिस है उसने वो छोड़कर ही ही गेव इट टू अ सिविलाइजेशनल लेवल ऑफ एनालिसिस। और सिविलाइजेशंस जो है लाइक सिविलाइजेशंस, एक सिंगल सिविलाइजेशन बहुत सारे स्टेट्स को इंक्लूड करती है। तो इस कंटेक्स्ट में इट इज अ इट इट बिकम्स, वो सिविलाइजेशन को एक सिस्टम कंटेक्चुअलाइज करके उसको स्टडी करते हैं लाइक सारी वॉर्स को। और आई सजेस्ट दैट कि जब भी आप लोग आगे फ्यूचर में इस लाइक एग्जाम देने के बाद ये बुक जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है ये। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिविलाइजेशन को सिस्टम कंसीडर करके ही गिव हिज एनालिसिस। स्टेट लेवल एनालिसिस मैं इस पे नहीं बात करूंगा, लाइक दो स्टेट आपस में लाइक उनके बहुत सारे कंफ्लिक्ट चलते हैं, लाइक बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो जब कंफ्लिक्ट का एक थ्रेशोल्ड पार होता है तो वो दोनों आपस में लड़ाई पे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें फिर नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाएगी और ब्ला ब्ला सॉर्ट ऑफ डिस्कशन है। इसराइल अच्छा, अब क्वेश्चन एक मेरा दूसरे कंटेक्स्ट में चला जाएगा। इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस है, इसमें फिर पॉलिटिकल लीडर्स की बात आ जाती है। बायो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है, मैं बायो पॉलिटिक्स के कंसेप्ट में बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा, ठीक है। इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ सही, वो है। सर कॉन्फ्लिक्ट एथनिक हो सकता है, एथनिक, सेक्टरियन और रिलीजियस। जो दो दिस वन टाइप ऑफ सिविल वॉर, ये जो युद्ध है ना, जो दो मिलिटरी बा दो स्टेट बा दो पॉलिटिकल आइडेंटिटी के आइडियोलॉजिकल जो होता है, उससे थोड़ा थोड़ा अलग होता है। इसमें एथनिक, सेक्टेरियन ये चीज आ जाता है। सर वॉर ऐसी एक्टिविटी है जो जब भी यह होता है तो उसमें एक बड़े स्केल पर होता है, और जो भी दो पक्ष इन्वॉल्व होते हैं वो पूरी तरह से डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, हम इस एक्टिविटी में यानी कि वॉर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और जो हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट सर एक मीडियम स्केल में या फिर एक लिमिटेड एरिया में किया जाता है। और यहाँ पर जो है ये जरूरी नहीं होता है कि मतलब दूसरा जो पक्ष है वो कभी मतलब इस बात को नहीं मानता है कि हम वाकई में इसमें इंक्लूड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1971 लें तो सर इंडिया पाकिस्तान दोनों ने एक्सेप्ट किया कि हम इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर 1999 लें तो उसमें सर पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुई कि हमने सर हमला किया है। तो इसीलिए सर हम 1999 कारगिल को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं और 1971 इंडो पाक को सर वॉर बोलते हैं। सो जो लाइक कंफ्लिक्ट एंड वॉर है, अगर हम बड़े स्टैंडर्डाइज तरीके से इसको डिफाइन करें तो जो वॉर है इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोथ द स्टेट्स दैट इट इज अ वॉर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अगर एक भी स्टेट अगर नहीं मान रहा कि वॉर नहीं है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वॉर। एक एक बात। दूसरा कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट लाइक जैसे अभी रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन में, तो जो वेस्टर्न जो नैरेटिव है, वेस्टर्न नैरेटिव सेज दैट इट्स इन्वेजन एंड इट्स अ वॉर। रशिया's war on of Russia's war on Ukraine, Russia says that it's an armed conflict. The language is very different. और आई डोंट नो अब अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं अगर वो फॉलो करते हो, तो जो रशिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, देखो
करंट अफेयर में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, रशिया का और यूक्रेन का, ये याद कर लेना, यूएस का भी याद कर लेना, 4-5 ये जरूरी हैं, ये कंट्रीज इनके याद कर लेना, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, फॉरेन सेक्रेटरीज रशिया का, यूएस का और यूक्रेन के प्रेसिडेंट और फॉरेन सेक्रेटरी का नाम। इंडिया का तो याद करना ही करना है, पाकिस्तान के चेंज हो रहे हैं तो उनका भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक चीज है। तो वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में हम और बात करेंगे कल हम, ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी डिस्कशन हमारा इतना ही रहेगा, एंड एंड दिस सेशन। अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए, बिकॉज आई हैव टू गो सम इम्पोर्टेंट वर्क। इट्स रिकॉर्डिंग।